60,000 से ज़्यादा लोगों की मौत के बाद अभी तक सवाल ये पूछा जा रहा है 2 साल तकरीबन गुजर जाने के बाद कि हम जवाब कैसे दें इस बात का। चलिए, अब हम सबके नाम ले सकते हैं, हम सबको शर्मिंदा कर सब इस तमाम में शायद सभी नंगे हैं इसमें। पर जो देखने वाली बात यह है कि दुनिया में हर तरफ लोग जो हैं मोटे तौर पे इस जुल्म के खिलाफ हैं। सबकी सरकारें इजराइल के पक्ष में या इजराइल के बाद या तो चुप हैं या उसके पक्ष में दिखलाई पड़ती हैं। मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो मतलब इतना बड़ा अरब वर्ल्ड है, वहाँ भी हम ऐसा कुछ देख नहीं रहे कि वहाँ पे कुछ निर्णायक बात कहीं हो रही है। हमारे मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा एंटी कॉलोनियल फ्रीडम स्ट्रगल हुआ और जो हमारी जो पॉलिसी फिलिस्तीन की तरफ थी वो उसका एक तरह से कंटिन्यूएशन था। और किसने सबसे पहले फिलिस्तीन के सपोर्ट में आवाज़ उठाई? महात्मा गांधी ने, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने। ये मौजू जो है वो जज्बाती हो गया है और मेरी ज़िंदगी प्रोफेशनली एक डिप्लोमेट की रही है और जज्बात की डिप्लोमेसी में जगह बहुत कम हो। क्योंकि लाइन ऑफ ऑफेंस इतनी नीचे आ गई है कि हमें लगता है हमने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट कर दिया और हमारा काम हो गया। हमें लगता है कि हम गाजा में हो रहे जेनोसाइड, और जेनोसाइड ये जो लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, माफ कीजिए, कोई जज्बाती अल्फाज नहीं है। जो जुल्म हम दूसरों पे हो जाने की इजाजत देते हैं या चेहरे को मोड़ लेते हैं, वो जुल्म हमारे द्वारा भी आएगा। और बात सिर्फ गजा की नहीं है, बात सूडान की भी है, बात कांगो की भी है, बात हिंदुस्तान के कोने कोने की भी है जिसके पास तारीख है जेनोसाइड की। हम किस हिस्ट्री से भाग रहे हैं? फ़िलिस्तीन को लेकर एक जज्बाती और मैंने कहा कि एक अखलाक, शराफत, इंसानियत, जमहूरियत, इस सब का एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा है और ये कुछ लाख लोगों की पॉपुलेशन ने पूरी दुनिया को एक तरह से हिला कर रख दिया है। जो देखने वाली बात यह है कि दुनिया में हर तरफ लोग जो हैं मोटे तौर पे इस जुल्म के खिलाफ हैं। सबकी सरकारें इजराइल के पक्ष में या इजराइल के बाद या तो चुप हैं या उसके पक्ष में दिखलाई पड़ती हैं। मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो मतलब इतना बड़ा अरब वर्ल्ड है, वहाँ भी हम ऐसा कुछ देख नहीं रहे कि वहाँ पे कुछ निर्णायक बात कहीं हो रही है। सवाल जो हमें पूछना चाहिए वो ये कि दुनिया इस दुख को समझ क्यों नहीं? आप सभी का एक बार फिर मैं इस्तकबाल करती हूँ द वायर उर्दू के इस ख़ास प्रोग्राम में। उम्मीद है कि आपने ये पिछली जो फ़िल्म दिखाई गई थी इसको मेरी तरह आपने एंजॉय किया होगा, लेकिन आखिर तक जब वो नज़्म पढ़ी जाने लगी तो आप यकीन जानिए मैं भी बहुत जज्बाती हो गई और जैसा बहुत कम होता है। और ख़ासकर जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट होते हैं, हमने कितनी तरह की नाइंसाफ़ियाँ देखी हैं, हमने जंगें कवर की हैं, पॉलिटिकल वायलेंस कवर किया है, कम्युनल वायलेंस कवर किया है। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई चीज़ मुझे मूव कर जाए, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि उर्दू से जो मेरा रिश्ता है वो शायद जज्बाती ही है और इसीलिए वो फ़िल्म देखते देखते आखिर में मैं भी जज्बाती हो गई। हल्का किए बैठे रहो इस शम्मा को यारों, हल्का किए बैठे रहो इस शम्मा को यारों, कुछ रोशनी बाकी तो है हर चंद के कम है। फैज़ अहमद फैज़ साहब ने जब ये बात कही तो मैं अक्सर इसको जमहूरियत या डेमोक्रेसी के इर्द गिर्द इस शेर को समझती, सुनाती और पढ़ती रही हूँ। पहली बार मुझे एहसास ये हुआ कि सिर्फ ये सवाल और ये जो 2 लाइनें हैं ये जमहूरियत की नहीं हैं। आज के दौर में सन 2025 में हमें अपनी शराफत, अपना अखलाक और अगर मैं कहूँ तो बहुत ही बुनियादी चीज़ जो कि है हमारी इंसानियत, वो भी बचाने की ज़रूरत पड़ रही है। और जब फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं कि हल्का किए बैठे रहो इस शमा को यारों, तो जो शमा की जो ज़िक्र हो रहा है वो शमा जमहूरियत ही नहीं इंसानियत है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारे यार हैं जो बचाने आए हैं इस शमा को, वो 2 4 6 नहीं बल्कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए। अब सवाल पैदा होता है कि जश्न है उर्दू का, बात हो रही है फ़िलिस्तीन की। प्रोफेसर ज़ोया हसन से बात कर रही थी 2 दिन पहले फ़ोन पर, तो ऐसे ही सवाल आया कि क्या फ़िलिस्तीन एक मुसलमानों का सवाल बन के रह गया है पूरी दुनिया में? और मैं आज अपने पैनलिस्ट से इस सवाल पर भी मैं चर्चा करूंगी, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मेहताब ने कहा कि रेजिस्टेंस और एजिटेशन की ज़बान भी उर्दू रही है, तो मुझे एक तरह से जस्टिफिकेशन भी मिला कि हम क्यों उर्दू के जश्न में फ़िलिस्तीन की बात कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं आज फ़िलिस्तीन को लेकर, एक जज्बाती और मैंने कहा कि एक अखलाक, शराफत, इंसानियत, जमहूरियत, इस सब का एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा है और ये कुछ लाख लोगों की पॉपुलेशन ने पूरी दुनिया को एक तरह से हिला कर रख दिया है। आज के डिस्कशन को रोज़ मेरा काम ये है एक जर्नलिस्ट के तौर पर कि मैं न्यूज़ साइकिल से टॉपिक को उठाकर उस पर डिस्कशन करती हूँ। इनमें से कुछ मेहमान मेरे ऐसे भी हैं
जिनसे मैं न्यूज़ साइकिल के बारे में बात करती हूँ। लेकिन आज मैं डिस्कशन थोड़ा अलग तरीके से कंडक्ट करना चाहती हूँ। उर्दू की रोशनी में आप सब लोग यहाँ आए हैं, इन सब के मद्देनज़र भी। तो सवाल यहाँ ये हमारे सामने जो इसका डिस्कशन का जो बड़ा मौजू है वो ये है कि कैसे हिंदुस्तान और दुनिया, हाउ शुड वी रिस्पॉन्ड? यानी 60,000 से ज़्यादा लोगों की मौत के बाद अभी तक सवाल ये पूछा जा रहा है 2 साल तकरीबन गुज़र जाने के बाद कि हम जवाब कैसे दें इस बात का? तो यही सवाल आज मैं अपने मेहमानों से पूछूंगी। मेरे साथ एम्बेसडर विवेक कार्ड जो इस वक्त मौजूद हैं, बहुत ही जाना माना नाम है, हमारे ख़ित्ते को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, वेस्ट एशिया को भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। प्रोफेसर ज़ोया हसन हमारे साथ मौजूद हैं, जानी मानी पॉलिटिकल साइंटिस्ट है और एकेडमिक्स या पढ़े लिखे लोगों की दुनिया में इनका नाम बहुत इज्जत और बहुत मोहब्बत से लिया जाता है। तीसरी मेहमान मेरे साथ सबीका अब्बास हैं। अभी आपने उनकी खूबसूरत आवाज़ में एक नज़्म सुनी और आप देखिए कि खूबसूरती और बदसूरती दोनों साथ साथ कैसे चल रही है। मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड निधीश त्यागी भी इस वक्त मौजूद हैं। बीबीसी में इनको आपने सुना, देखा और एक ज़माने से वही काम कर रहे हैं, कागज़ और कलम लेकर बैठे रहते हैं, कुछ लिखते रहते हैं, कुछ कहते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का यहाँ आने के लिए। सबसे पहले विवेक काटजू जी, मैं आप ही के साथ शुरुआत करती हूँ। इससे पहले कि मैं और दूसरे सवालों पर आऊँ, ये सबसे बड़ा सवाल जो एलिफेंट इन द रूम है वो यही है कि हाउ शुड इंडिया रिस्पॉन्ड? अभी जो यूनाइटेड नेशन की जो हाई लेवल मीटिंग होने वाली है उसमें ज़ाहिर है इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा और हम ये देख रहे हैं कि जो एक तरह से सुई है इंसाफ की वो कुछ हद तक घूम रही है फ़िलिस्तीन के फेवर में। मौजू जो है वो जज्बाती हो गया है और मेरी ज़िंदगी प्रोफेशनली एक डिप्लोमेट की रही है और जज्बात की डिप्लोमेसी में जगह बहुत कम होती। डिप्लोमेसी मुफाद पे चलती। स्टेट्स, देश, वो उनके लीडर जब किसी भी मसले को देखते हैं तो मुफाद की नज़र से देखते, वो अपने देश का मुफाद देखती। आपने सही कहा, जो आजकल गजा में हो रहा है उससे हर इंसान के जज्बात पर असर पड़ेगा, दुख होगा। लेकिन सवाल जो हमें पूछना चाहिए वो ये कि दुनिया इस दुख को समझ क्यों नहीं? एक वजह तो इसकी साफ है कि हमास ने जो किया उसको भी भूला तो नहीं जा सकता। अगर हम आज गजा में जो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं तो सच्चाई तो ये भी है, चाहे आप लोगों को अच्छी लगे बुरी लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि 7 सितंबर 2023 को जो वाकया हुआ था वो भी तो एक वाकया था जिसने बहुत से लोगों पर असर डाला था। 1200 लोग मरे थे। उसकी वजह से मैं जो आज हो रहा है उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जो इजराइल के कुछ लोग हैं, जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस हैं, वो तो ये नहीं भूलेंगी कि 1200 मरे थे और 251 लोगों को हॉस्टेज बना के ले गए थे, जिसमें शायद 50 अभी भी मौजूद। तो ये भी तो एक हकीकत है। मैंने जो भी ज़्यादा मैं वक्त नहीं लूँगा, लेकिन जो प्रोफेसर साहब हैं बहुत ज़्यादा मुझसे इनकी मालूमात ज़्यादा है, विजडम ज़्यादा है, लेकिन मैं जब भी किसी सब्जेक्ट को देखता हूँ, हिस्टोरिकल सब्जेक्ट को, तारीख को देखता हूँ, तो मेरे सामने जो मुश्किल आती है वो ये कि तारीख के किस लम्हे से किसी मौजू या किसी भी सब्जेक्ट को शुरू किया जाए। अगर आप गजा के बाद देखें फ़लस्तीन की, तो क्या 1948 से शुरू करें, उस 19
17 से शुरू करें, बैलफोर डिक्लेरेशन से, कब से शुरू? क्योंकि तारीख में तो इंसान ने इंसान पर जुल्म तो करा है, हमेशा से करा है, कोई नई चीज नहीं है। और क्यों किया है? अपने मुफाद की वजह से। और मुश्किल, जैसे मैंने आपसे कहा, मेरे सामने यही है कि अगर मैं सर्विस में होता, अब तो 14 साल हो जाएंगे रिटायरमेंट में, लेकिन मैं अगर सर्विस में होता और मुझसे हम पॉलिटिकल लीडरशिप पूछती कि इस मसले पे तुम्हारी क्या राय है, तो मैं तो इस मसले को जज्बात के नज़रिए से नहीं, हिंदुस्तान के, भारत के, इंडिया के मुफाद की नज़रिए से देखता। ये हकीकत, जज्बात- माफ़ करें लेकिन ये जी हकीकत है। काजू जी, जज्बात में साथ साथ जो है वो इंसानियत भी कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी का एक ऐसा नहीं हो सकता कि उसके मरकज़ में ना हो, केंद्र में ना हो। मैं आती हूँ इस सवाल पर। एक बहुत पेचीदा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। प्रोफेसर ज़ोया हसन, मैं यहाँ से इस बात को उठाना चाहती हूँ। अक्सर जब भी आप फ़िलिस्तीन की बात करते हैं, 1 साल 10 महीने इस बात को गुजर चुके हैं, और ये बात तो सच है कि ये हमें बताने की बार बार कोशिश होती है कि ये पूरा जो फसाद शुरू हुआ, ये हमास के उस हमले से शुरू हुआ जहाँ 1000 से ज़्यादा लोगों की जान गई, और बहुत नाजायज़ था, वो गैर इंसानी था, वो बर्बर था। उसकी जितनी ज़्यादा उसकी निंदा की जाए, हिंदी में कहें तो वो कम है। लेकिन क्या हम ये भूल जाएं कि फ़िलिस्तीन और इज़राइल की जो हिस्ट्री है वो 2000 अक्टूबर 2023 से पहले की है? बहुत बहुत शुक्रिया, उबायर का शुक्रिया कि आपने एक बहुत अहम मौजू पे बातचीत करें। जैसा आपने अभी कहा, इसमें कोई शुबा नहीं कि जो 7 अक्टूबर 2023 में हुआ वो बहुत गलत था। उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है उसमें। और ये बात जो काजी साहब ने कही वो सही है कि उसमें बहरहाल 1200 लोग मरे, वो इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा है। उनके लिए 1200 का मरना जो है बहुत ज़्यादा है, मगर ज़ाहिर है फ़िलिस्तीन में 60,000 लोग पिछले 2 साल में मरे, वो उसकी वो अहमियत नहीं है। तो मेरे ख़्याल में इसमें इश्यू ये नहीं है कि ये गलत था या वो गलत था। ज़ाहिर है जो पहले हुआ वो गलत था, और जो 7 अक्टूबर को हुआ उसको हमें जैसा कि काजू साहब ने कहा, हमें उसको हिस्टोरिकली देखना होगा। क्योंकि देखिए, जो पूरा फ़िलिस्तीन का मामला है वो 7 अक्टूबर को तो शुरू हुआ नहीं। वो एक पूरा एक कॉलोनियल ऑक्यूपेशन है, एक वो कॉलोनियल सेटलर प्रोजेक्ट है जो कम से कम 7-8 डेकेड्स से चल रहा है। और ये तो ज़्यादातर लोग इस बात को मानते हैं कि जिन हालात में गाज़ा में लोग रह रहे हैं वो तो तकरीबन एक बिल्कुल प्रिजन की तरह था। अच्छा, अब ये आप कह सकते हैं कि जो हुआ, ज़ाहिर है उस दिन जो 7 अक्टूबर को हुआ वो गलत है, मगर उसके साथ-साथ जो उसके बाद हो रहा है उसका जो पूरा स्केल है वो, और ये कि 60,000 लोग मारे गए। उसके अलावा अब जो पिछले 1-2 महीने में हो रहा है मैस स्टार्वेशन, और ये जो मैस स्टार्वेशन है जो हो रहा है और जो भुखमरी गाज़ा में हो रही है, वो देखिए बहुत से मुल्कों में भुखमरी होती है, फैमिन होती है, मगर वो अक्सर एक किसी क्राइसिस की वजह से होती है। यहाँ पे जो हो रहा है वो तो एक डिलिब्रेट पॉलिसी है, और एक एथनिक क्लेंजिंग जो है वो एक बहुत डिलिब्रेट इजरायली पॉलिसी है, और उसके तहत ये जो मास स्टार्वेशन का वेपनाइजेशन हो रहा है। अब बोले इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि आप यूएन बॉडीज़ को इजाज़त नहीं देंगे कि वो वहाँ पे खाना पहुँचाएं। आप एक सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन वहाँ पे खाना वो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लोग खाने के लिए आ रहे हैं। और ये देखिए कि जितने लोग इस दौरान मरे हैं वो शायद जो 7 अक्टूबर में जितने लोगों को हमास ने हलाक किया उससे ज़्यादा लोग जो हैं ये पिछले 1 महीने में या 1.5 महीने में, जब से ये ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने वहाँ ये सारा किया। तो ये सब देखते हुए आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें, और एक तरह से हम लोग मेरे ख्याल में अप्रिशिएट करेंगे जो विवेक काजू साहब बात कह रहे हैं कि बहरहाल वो एक डिप्लोमेट रहे हैं और एक इंडियन पॉलिसी रही। बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज़ कि देखिए, इंडियन पॉलिसी भी, हम खाली इंडियन पॉलिसी को भी सिर्फ इस वक्त तो नहीं देख सकते। इंडियन पॉलिसी
तो जो थी 1950s में, 60s, 70s में, हिंदुस्तान पहला मुल्क था जिसने पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज़ किया और मुस्तकिल हमारा मुल्क जो है पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता रहा है। अब जब हमारे नेशनल इंटरेस्ट में था ये ऐसा लगता है। अब जो है हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है पैलेस्टाइन को सपोर्ट करना। ये हम सब लोग समझते हैं कि ज़ाहिर है हालात बदले हैं। हिंदुस्तान की जो पूरी रिलेशनशिप है अमेरिका से, इज़राइल से, वो बदली है। जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं, इकोनॉमिक कंसिडरेशंस हैं। मगर आखिर में, और इस बात पे ही हम अपनी बात ख़त्म करेंगे, जो आपने कहा कि देखिए एक चीज़ होती है, अब मोरालिटी को हम अगर अलग भी कर दें, इंसानियत, क्योंकि इस वक्त जो है वो जो हो रहा है गाज़ा में, वो तो एक इंसानियत को ठेस पहुंचा रहा है। कोई भी इंसान इसको, ये तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, अनकॉन्शनेबल है। और और प्रोफेसर ज़ोया हसन की चाहे फॉरेन पॉलिसी हो या इकोनॉमिक पॉलिसी, जी, कोई भी पॉलिसी बने, क्या वो इंसानियत के बगैर बन सकती है? इंटरेस्ट की बात नहीं हो जी। सकती। इसमें तो एक ह्यूमन इंटरेस्ट का एंगल है और हर मुल्क को, और मेरे ख्याल में अब अच्छी बात यह है कि जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि बहुत से मुल्क इस वक्त अब ये रिकग्नाइज कर रहे हैं कि ये मामला जो है, और देखिए ये पूरा इशू खाली इसराइल का नहीं है। मैं इनिशियल कमेंट्स ले लेती हूँ ये दोनों गैस से, इज़राइल फिर आपके पास अमेरिकन वापस मामला है। जी बिल्कुल, इजरायली अमेरिकन मामला है। हमारे साथ निदेश भी मौजूद हैं और सबिका भी मौजूद हैं, इन दोनों से भी बातचीत करते हैं। मैं यहाँ पर मौजू जो है बातचीत का, हमारे डिस्कशन का, वो ये ज़रूर है कि हिंदुस्तान कैसे जवाब देगा, लेकिन हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तानी हुकूमत का नाम नहीं है। हिंदुस्तान में तो 140 करोड़ लोग भी रहते हैं और वो 140 करोड़ लोग तमाम हुकूमत के स्टैंड से सब अग्री नहीं करते। मैं अभी लौटी हूँ 1 महीना पहले यूनाइटेड स्टेट्स में 1 साल गुजार कर। इत्तेफाक से ये एक पूरा साल ऐसा रहा जिसमें मैंने देखा फ़िलिस्तीन के इस पूरे क्राइसिस को उभरते हुए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस देखा पूरे वहाँ पर, और उसके अलावा पूरे कैंपसेस में जिस तरह से इस एक इशू ने एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की सबसे जो जो यंग जनरेशन है उसको रेडिकलाइज किया इन अ गुड वे। मैं ये भी यहाँ पे जानने और समझने की कोशिश करूँगी, यहाँ बहुत सारे लोग यंग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसी नस्ल के लोग जो कॉलेज जाते हैं या कॉलेज में हैं फ़िलहाल, या यंग प्रोफेशनल्स हैं, कि अगर इसको मुस्लिम सवाल भी माना जाए तो भी हिंदुस्तान में पूरी दुनिया के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। तो वो चर्निंग, वो हलचल, वो बेचैनी, वो बेकरारी, वो हमने हिंदुस्तान में क्यों नहीं देखी, या देखी या हुई तो हमें महसूस नहीं हुई। मुझे चाहे तो आप लोग दुरुस्त भी कर सकते हैं। तो मैं हिंदुस्तानी सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि हिंदुस्तानी समाज के बारे में भी बात करूंगी कि वो कैसे जवाब दे रहा है। इस फ़िलिस्तीन का जो क्राइसिस है, ये सिर्फ कोई जोग्राफिकल क्राइसिस नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, ये बाकायदा मैं कहूँगी हिंदुस्तान के नज़रिए से और इंसानियत का ये क्राइसिस है। जर्नलिस्ट होने के नाते जब फ़िलिस्तीन की कहानी लिखी जाएगी, तो जो जर्नलिस्ट हैं पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में भी, उनकी बेईमानी भी लिखी जाएगी। बीबीसी ने पहली बार ये माना कि उनके वो जर्नलिस्ट जो भूखमरी और फेमिन और तमाम तरह के जेनोसाइड इन सबको कवर करते रहे, उनके जर्नलिस्ट के पास खाने के लिए खाना नहीं है। और उसमें उन्होंने ज़िक्र किया कि रॉयटर्स के लोग भी जर्नलिस्ट भी हैं उसमें, और इसके अलावा उसमें एएफपी के भी हैं और 1-2 और ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने नाम लिखा, और बाकायदा उन्होंने, बीबीसी ने खुद लिखा कि हमारे जर्नलिस्ट के पास खाने के लिए खाना नहीं है। तो यानी उन्हें ये क्राइसिस का एहसास हो रहा है, और इसीलिए हम कभी देखते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स कोई ऐसा आर्टिकल छाप देता है जो हैरान कर देता है हमें कि भई ये तो मान रहे हैं कि गज़ा में जेनोसाइड हो रहा है, इज़राइल की गलती हो रही है। बीबीसी भी बेईमानी करते-करते भी ईमान की बात कभी कह देता है। ऐसा क्यों हो रहा है? शुक्रिया। तो एक तो ये है कि मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में इस समय जो लोग हैं, जो जन हैं, वो तो इसके खिलाफ हैं। जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें सरकारें हैं, जिसमें बाकी जो वायर फ्रेम बनाए गए, जिनका काम था कि दुनिया सलीके से चले, दूसरी जंग के बाद वहाँ पे वो सब एक तरह से असफल हो रहे हैं। उसमें मीडिया संगठन भी हैं। मैं बीबीसी में अब नहीं हूँ और मैं बीबीसी की तरफ से कुछ बोलता नहीं, बोलने वाला नहीं हूँ, पर ये कि उन्होंने ही डॉक्टर्स पे जो फिल्म थी वो नहीं चलाई अपने यहाँ, वो कहीं और चली। तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में बात करेंगे, अब हम सबके नाम ले सकते हैं, हम सबको शर्मिंदा कर सब इस तमाम में शायद सभी
नंगे हैं इसमें। पर जो देखने वाली बात यह है कि दुनिया में हर तरफ लोग जो हैं मोटे तौर पे इस जर्नलिस्ट होने के नाते जब फ़िलिस्तीन की कहानी लिखी जाएगी, तो जो जर्नलिस्ट हैं पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में भी, उनकी बेईमानी भी लिखी जाएगी। बीबीसी ने पहली बार ये माना कि उनके वो जर्नलिस्ट जो भूखमरी और फेमिन और तमाम तरह के जेनोसाइड इन सबको कवर करते रहे, उनके जर्नलिस्ट के पास खाने के लिए खाना नहीं है। हो चुकी है शायद। एक ब्रेकडाउन ऑफ लैंग्वेज है जो कि हम अपने देश में भी देख सकते हैं और दुनिया में भी देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारे पास अब ढंग के वाक्य जो है हमको पलट के लिख नहीं रहे हैं। और ये एक बड़ा संकट है कि हम जब आगे की बात करते हैं या जो जब विजनरी लोग होते हैं, मतलब गांधी ने फ़िलिस्तीन को एक्नॉलेज करने की बात की थी। अब कौन कर रहा है? दुनिया में कौन है उस तरह के लोग जो नए ख्याल से सोच रहे हैं? मुझे नहीं दिखलाई पड़ते। और फिर दुनिया जो है वो हम सबके एक पर्सनल क्राइसिस में बदलता जा रहा है। गज़ा शायद वो ज्योग्राफी में नहीं है। हम लोग मैंने और अपूर्वानंद ने और अशोक वाजपेयी ने मिलके कुछ कविताओं का अनुवाद किया था और हम लोग का कहना था कि गज़ा अब जो है वो अपनी ज्योग्राफी के बाहर कहीं है। वो या तो लोग जो मर चुके हैं वो है, उनके बारे में जो लोग कविताएं लिख रहे हैं वो है, जो उसके दुख को साझा करते हैं वो है। और वो भी एक लंबी प्रक्रिया है जिसके जिसके जरिए चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। इराक युद्ध के बारे में एक ईतल अदनान जो अरबी कवि हैं, उन्होंने पेंटर भी हैं, उन्होंने एक लंबी कविता के उसका मैंने कुछ अनुवाद किया था, जंग के समय में होना। मतलब वो सबका हम एक अजीब से माइंड फॉग में जैसे में हैं और ये समझ पाना बड़ा मतलब मुझे बहुत मुश्किल लगता है। हमारा देश की अगर हम बात करें, हमारी सरकार के बारे में बात करें तो वो हर बारे में हर चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड ही है। मतलब जिसको हम समझते हैं कि जो खुद को वर्लिंग दरविश कह रहे थे वो दरअसल हेडलेस चिकन ही निकलते हैं इधर। तो, तो ये जो एक हमारी डेस्टिनी है कि हम ऐसे लोगों को झेल रहे हैं जो जिनका कोई ख्याल दरअसल निकल कर कहीं से आता नहीं है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप जैसे को लोग है या फिर फिलिस्तीन को लेकर है या इस पूरे पहलगाम और सिंदूर को लेकर है। मतलब मैं तो कहीं नहीं देखता कि कोई हम एक साफ सुथरी और भविष्योन्मुख। एक दिक्कत शायद ये भी है कि हम जब भी फिलिस्तीन के बारे में बात करते हैं, हम ज़्यादा चीज़ों पर जब बात करते हैं तो हम इतिहास को लेकर पिल पड़ते हैं, उसको लेकर एक लट्ठम लट्ठा होने लगते हैं हर तरफ जाके। हम ये नहीं देखते कि चलो आगे का रास्ता क्या है, वहाँ से कहाँ से निकलेगी चीज़ें जो हैं जहाँ पे हम अभी जीवित हैं और जहाँ से हम आगे जाएंगे, उसके बारे में कोई बात करता हुआ नहीं दिखलाई पड़ता है। लोगों में पर बहुत फिक्र है और ये हर जगह है। मतलब आप हर जगह देखते हैं, चाहे स्पेन है, भारत में भी लोग कर रहे हैं, बाकी अरब वर्ल्ड तो खैर लोग हर जगह परेशान हैं इसको लेके। हमारी अब दिक्कत शायद सारी सरकारें दुनिया की जो हैं वो दिक्कत हो चुकी है और उन्हें समझ में नहीं आता कि अब वो दुनिया को कैसे बचाएंगे, कैसे बनाएंगे और कैसे आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा जवाब था सभी का। यहाँ से ये सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि इस पूरे क्राइसिस में वो लोग जो अपने को कहते थे कि वो एपॉलिटिकल हैं, उनका सियासत से बहुत लेना देना नहीं है, वो वोट भी नहीं करने जाते, उन लोगों को भी पोलिटिसाइज कर दिया। जब आप नंगे भूखे पिटते कटते मरते लोगों को अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर लाइव देखते हैं, और काटजू साहब कह रहे थे कि पूरी दुनिया का जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो यही रही है कि जुल्म और ज़्यादती ही की हिस्ट्री है, पूरी खून खराबी की हिस्ट्री है। लेकिन शायद पहली बार ऐसा हो रहा है सर कि ये खून खराबा और जो ये ज़्यादती है और जो गैर इंसानी हरकतें हैं ये हमारी टीवी स्क्रीन और हमारे मोबाइल की स्क्रीन्स पर लाइव हम देख रहे हैं। तो अगर हम चाहें भी तो उसको अलग नहीं कर सकते। तो शायद ये फ़र्क है कि जो हमारी तारीख़ में नाइंसाफ़ियाँ और खून खराबा और ये जुल्म ज़्यादती हुई है और इस दौर में जो हो रही है पिछले 1 साल और 10 महीने के दौरान कि हमारी स्क्रीन पर वो दिख रहा है। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ सबिका जिन्होंने पूरे तरीके से अपनी स्क्रीन देखना बंद कर दिया। वो लोग जो थेरेपी ले रहे हैं क्योंकि वो फ़िलिस्तीन के लोगों का वो मरना कटना देख नहीं पा रहे हैं। तो मुझे बताइए कि क्या ये एक कल्चर का हिस्सा बन गया, ये उस गैर पॉलिटिकल गैर सियासी जो स्फीयर था उसमें ये कैसे दाखिल हुआ फ़िलिस्तीन? बहुत बहुत शुक्रिया सवाल के लिए और वायर के लिए हमें यहाँ पे बुलाने के लिए। यकीनन सामीन काफ़ी साहिब इल्म हैं और हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी बहुत साहिब इल्म हैं। इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब, मैं कुछ 2-3 बातें जो सुनी हैं
उसके बारे में अपनी राय, बहुत अदना सी राय आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस बात से हम इत्तेफ़ाक नहीं रखते कि हमारी सरकार कन्फ्यूज़्ड है। हमें लगता है कि हमारी सरकार जो है और सरकार में बैठे जो लोग हैं, वो बेहतरीन तरीक़े से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। इज़राइल एक जदीद कौमी रियासत है। इट्स अ मॉडर्न एथनो स्टेट एंड इंडिया अंडर द हिंदुत्व राज इज़ अटेम्प्टिंग टू बिकम वन। तो हम ये नहीं भूल सकते कि ये सरकार जब जाकर पुलिस कोलैबोरेशन करती है इज़राइल के साथ, तमाम तरीक़े का तावन करती है, अपना आईपीएस ऑफिसर को सिखाने के लिए भेजती है, अच्छे विलेजेस कैसे बनाए जाएँ, किनकी ज़मीनों पे फ़िलिस्तीन में वो विलेज बना रही है इज़राइल, किसकी ज़मीन पे? हम जिस देश से आते हैं उसने आज़ादी की लड़ाई इस्तेमारा के ख़िलाफ़ लड़ी है, कॉलोनाइज़ेशन के ख़िलाफ़ लड़ी है, लेकिन हमारा मुल्क बढ़ चढ़ कर हाथ मिला रहा है, चाहे वो इकोनॉमिकल तरीक़े से, चाहे वो इकोनॉमिक्स के लिए, चाहे ड्रोन्स हो, चाहे पिगासूस हो, चाहे बुलडोज़र पॉलिटिक्स हो। फासीवादी और कॉलोनियल सरकारें और जो एक एथनो मॉडर्न स्टेट एस्टैब्लिश करना चाहती हैं, वो एक दूसरे से टूलकिट शेयर करती रहती हैं और माशाल्लाह से हमारे मुल्क की सरकार इज़राइल से लगातार वो टूलकिट शेयर करती आ रही है और करती रहेगी। तो हमें नहीं लगता, माफ़ कीजिएगा, कि हमारी सरकार एकदम किसी भी तरीक़े से कन्फ्यूज़्ड है। वो जानबूझ के ये कर रही है और करती रहेगी। और उसने क्या किया है कि जो लाइन ऑफ ऑफेंस है उसको इतना नीचे, टखने के भी नीचे कर दिया है कि जो आम जनता है, अगर वो खाली फ्री पैलेस्टाइन भी लिख देती है अपने फेसबुक पोस्ट के ऊपर या झंडा लेकर चली जाती है, तो उसको इस बात का डर रहता है कि उसके ऊपर टेररिज्म का चार्ज लग जाएगा या उसको जेल में फेंक दिया जाएगा या वो बोलेगा। तो ये जो लाइन ऑफ ऑफेंस है बहुत नीची हो गई और जिन ए पॉलिटिकल या गैर सियासी लोगों की हम जिक्र कर रहे हैं वो असल में नकाबपोश सियासी लोग हैं। खाली अपने सुकून के हिसाब से, सिर्फ अपने सुकून के लिए और अपॉर्चुनिस्टिक जहाँ पे होते हैं, जहाँ उनका मन करता है वो खाते गैर, हम तो बहुत गैर सियासी, हम बस आईटी में काम करते हैं, इंजीनियर हैं, 4 मीम शेयर कर लेते हैं, माफ़ कीजिएगा। ये सारे लोग जो गैर सियासी हैं, जब इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेल के बेस में आते हैं, तो आपसे सबसे पहले पूछेंगे, आप गज़ा के लिए सॉलिडारिटी और एकजहती प्रस्तुत करने से पहले आपने हमास की मज़ामत की कि नहीं की? आपने शुरुआत अपनी सॉलिडारिटी की मज़ामत से की कि नहीं की? तो माफ़ कीजिएगा, मेरी नज़र में ये लोग गैर सियासी नहीं हैं। और अगर आपको अभी तक गज़ा के बारे में नहीं पता है या उसके बारे में इल्म नहीं रखते हैं, आप तो ज़रूर आप किसी ऐसे बुलबुले में या किसी ऐसे पत्थर के नीचे रह रहे हैं या फिर आप चाहते ही नहीं है जानना। इनफैक्ट मेरी नज़र में वो लोग जो 2 साल बाद यहाँ पर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हम गज़ा को समझ रहे हैं, मतलब यकीन मानिए जब आपने देखा कि बच्चों के सीने उनकी पीठ से मिल गए, तब आपको समझ में आ रहा है कि आपको जो है कुछ बोलना है और बोलना भी कितना। क्योंकि लाइन ऑफ ऑफेंस इतनी नीची आ गई है कि हमें लगता है हमने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट कर दिया और हमारा काम हो गया। हमें लगता है कि हम गाज़ा में हो रहे जेनोसाइड, और जेनोसाइड ये जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, माफ़ कीजिए, कोई जज़्बाती अल्फाज नहीं है और ना ही मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे जज़्बाती नहीं है। इट्स अ लीगल टर्म और इंटरनेशनली ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है और हम पे वाजिब है कि हमारा मुल्क, ये बात याद रखिए, हमारा मुल्क वेस्टर्न आइडियल्स के ऊपर नहीं बना है, ठीक है? मशरिकी आइडियल्स के ऊपर हमारा मुल्क नहीं तैयार हुआ है। हमारा मुल्क जंग आज़ादी, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, इंपीरियलिज्म और ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ाई करके बना है और यहाँ का आईन, यहाँ का फ़लसफ़ा जिस पे इस मुल्क के लोगों को चलना चाहिए और सरकार को चलना चाहिए, वो सब के सब एक फ़लसफ़े आज़ादी और इंसाफ की बुनियाद के ऊपर बने हुए हैं। तो हम ये कहकर कि हमारे देश के जो हक में होगा हम वो करेंगे, मेरे नज़र में ऐसा हमारे देश के हक में इस वक्त सिर्फ हिंदूवाद और अट्रॉसिटी प्रोपेगेंडा है जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि हमने कहा कि हमास ने 7 अक्टूबर को ये किया, इसलिए फिलिस्तीनियों को गैर इंसानी होना ठीक है, उनका जुल्म होना ठीक है, उनको मार। इनफैक्ट ये जो सरकार है और इसके जो चाहने वाले हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं जो गज़ा के ऊपर है उसके हो रहा है, उसका इस्तेमाल करके इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान में चल रहा है। सबको पता है, आज जाके रिपोर्टें उठा के देख लिए, अल जज़ीरा, बूम, डीआरएफ, मतलब आई कैन गिव यू 10,000 लिंक्स, मेरा काम ही यही है रोज़ का। आप उठा के देख लीजिए कि किस तरीके से अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 20% जो वो हुए हैं, क्या नाम है, ज़ायनिज़्म और इज़राइली ऑक्यूपेशन फोर्सेस के प्रो जो कमेंट्स हुए हैं इंटरनेट के ऊपर, वो एक्चुअली हिंदुस्तान से आते हैं। और आप 2 साल बाद उठा के अगर यही आंकड़े देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ज़्यादातर अकाउंट इसमें पिरामिड बनाकर माशाल्लाह से हिंदुस्तानी कह रहे हैं वी सपोर्ट इज़राइल और इज़राइल हमारा सब कुछ है। ये सारी चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में हो रही हैं। तो आम जनता अभी भी प्रो इज़राइल है। अभी भी आप जाके देख लें, कुछ नहीं, वायर ने
जो इस पैनल के लिए जो अपनी रील डाली थी, आप उसके नीचे जाके कमेंट देख लीजिए और देख लीजिए कि हमारे मुल्क के लोग आज भी क्यों प्रो इज़राइल है, क्योंकि वो मॉडर्न एथनो स्टेट जो हिंदूवाद की है, हिंदुत्ववाद की है, उसको वो सपोर्ट किया जा रहा है। तो इस वजह से ज़्यादातर फेक अकाउंट और ज़्यादातर बॉट्स जो हिंदुस्तान में बने, इट्स अ होल मशीन, और हमें इस मशीन को समझना है कि किस तरीके से इतना मॉडर्न स्टेट्स एक दूसरे के साथ हैं। तो मेरी नज़र में जो एपॉलिटिकल लोग हैं, वो नाम के पॉलिटिकल लोग हैं। अपने हिसाब से वो अपने रंग का झंडा लेकर बाहर आ ही जाते हैं और कहते हैं वैसे तो मैं बहुत न्यूट्रल हूँ। कोई माफ़ कीजिएगा, न्यूट्रल वूट्रल नहीं है, सब सबकी असलियतें काफ़ी आया है और सब किस तरीके से मोदी जी की बातों के ऊपर, फ़लसफ़ों के ऊपर खुश होते हैं और शेयर करते हैं उनकी कविताएँ, हम सबको पता है। तो बस हमें बस 2-3 बातें इतनी कहनी है कि जेनोसाइड ये सारी हमें जो बेसलाइन है, ना हम जज़्बात की बात कर रहे हैं और ना ही हम किसी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बात जस्टिस की है, इंटरनेशनल मानवाधिकार के वायलेशन की है, यहाँ पे बात जेनोसाइड की है, यहाँ पे बात एक सिस्टम की है जो कि इंटरनेशनल है, जो कि किस तरीके से फ़ायदे को, इकोनॉमिक फ़ायदे को देखकर किस तरीके से इज़राइल को ये करने दिया जा रहा है, और हर एक इंसान चाहे वो मुल्क के किसी भी कोने में बैठा हो, वो भूल रहा है ये बात कि जो ज़ुल्म हम दूसरों पे हो जाने की इजाज़त देते हैं या चेहरे को मोड़ लेते हैं, वो ज़ुल्म हमारे द्वारे भी आएगा। और बात सिर्फ गज़ा की नहीं है, बात सूडान की भी है, बात कॉन्गो की भी है, बात हिंदुस्तान के कोने-कोने की भी है जिसके पास तारीख़ है जेनोसाइड्स की। हम किस हिस्ट्री से भाग रहे हैं? क्या हमारे पास हिस्ट्री नहीं है जेनोसाइड्स की? क्या हमारे पास हिस्ट्री नहीं है? हमें सबको अपनी तारीखें उठा के देखना है। तो आई थिंक ये जो कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और ये जज़्बात, आई डोंट, इट्स नॉट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जज़्बात, इट्स अ जेनोसाइड। एंड हमें ये लफ्ज़ का, इन अल्फाज़ का इस्तेमाल, अल्फाज़ मौजूद हैं, लोग, ज़बान मौजूद है, लोग बस उन ज़बान का, उन अल्फाज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं, ये परेशानी है। क्योंकि हम डर रहे हैं कि हमारा प्रिविलेज छीन लिया जाएगा बस। बहुत सही आपने बात की और आपकी किसी बात से ज़ाहिर है इत्तेफ़ाक ना हुआ जा सके ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि एक शायरा का दिल जो है इतनी सख्त बात दिखाएगा। अ, असल में जो शायर इस ज़माने में जो शायर सिर्फ़ इश्क और मोहब्बत की बात कर रहा है, उसे अपनी कलम तोड़ के ज़रा फेंक देने चाहिए। कि अगर आपकी आर्ट में, अगर आपके अशआर में इनकलाब और इस ज़माने में ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की क़ुव्वत नहीं है, तो चाहे जितने रदी काफ़िये आप मिला लें, बस अल्लाह के वास्ते हया ना करें दुनिया के साथ। अम्बेसडर काटजू, यहाँ पर जो सबिका ने सवाल उठाया, मैं भी उससे जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल था। इन्होंने सिर्फ़ ये है कि इस जो कमरे की जो मैं कहूँगी दर्जे हरारत है, उसे थोड़ा और बढ़ा दिया है। तो सवाल यहाँ पैदा होता है कि अब तक हमने ये देखा चाहे कांग्रेस की हुकूमत रही होगी। साइलेंस प्लीज़, साइलेंस, साइलेंस। थैंक यू वेरी मच। जी, मैं कह रही थी कि सबिका ने इस कमरे की जो दर्जे हरारत है, इसका टेम्परेचर, वो समझ गया तो शरारत बढ़ा जी हाँ, टेम्परेचर बढ़ा दिया है। अभी तक हमने ये देखा है कि चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट रही हो, जो डोमेस्टिक हमारी पॉलिटिक्स है, उससे फॉरेन पॉलिसी को दूर रखा गया या कम से कम उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश बहुत कम की गई। सिवाय पाकिस्तान के बारे में मैं कहूँगी वो एक एक्सेप्शन रहा कि पाकिस्तान पर हमेशा, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा रहा कि डोमेस्टिकली इसका फ़ायदा कैसे उठाया जाए। लेकिन पहली बार हम ये देख रहे हैं कि जो ये बीजेपी आरएसएस की गवर्नमेंट है, उनके सेंटर में तो आप जानते हैं कि हिंदुत्व और उसी के साथ उसकी जो एक मिरर इमेज है, वो है मुस्लिम विरोध। जो इज़राइल का सपोर्ट है भारत की आम जनता के बीच, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहती, ये बिल्कुल ये मैं गुनाह नहीं अंजाम दूँगी कि मैं कहूँ कि सारे लोग, लेकिन कुछ करोड़ लोग, उनमें से बेशतर वो लोग जो कि बीजेपी को वोट देते हैं। उनकी इज़राइल को सपोर्ट करने के लिए एक सबसे रीज़न नंबर 1 ये है कि वो मुसलमानों से नफ़रत करते हैं। उतना ना नफ़रत करते हैं शायद जितना इज़राइल फ़िलिस्तीनियों से करता है। तो क्या जितनी जो ये फॉरेन पॉलिसी फ़ॉर्मुलेट होते हुए देख रहे हैं, इसमें जो बदलाव हम देख रहे हैं कि जब यूनाइटेड नेशन में हम रेज़ोल्यूशन जब पास होने की बारी आती है, तो हम सबसे बेहतर हमारा रिस्पॉन्स ये होता है कि हम एब्सटेन कर जाते हैं। तो क्या इसके पीछे घरेलू सपोर्ट है उन लोगों का, खासकर जो बीजेपी आरएसएस की सोच रखते हैं, जिनको हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो शायद ये ना बता पाएँ कि इज़राइल नक्शे में कहाँ है पूरी दुनिया के, और हो सकता है कभी अपनी ज़िंदगी में इज़राइल ना जा पाएँ, लेकिन वो ज़रूर ये कहते हैं कि इज़राइल ज़िंदाबाद, क्योंकि वो भारत के मुसलमानों के साथ वो सपना यही देखते हैं कि ट्रीटमेंट वही होना चाहिए जो कि फ़िलिस्तीनियों के साथ इज़राइल कर रहा है। मैं सियासत से बहुत दूर हूँ।
तो आपका जो सियासत से ताल्लुक़ रखता है जो सवाल, उससे तो मैं परहेज़ करता। लेकिन मैं अपने तजुर्बे से 2-3 नुक्ते आपके सामने पेश करूँ। पहला तो ये कि जिस इंसान के जिस्म में दिल है, तो अगर वो तस्वीरें देखता है जो अखबारात में और जो टेलीविज़न पे हमें दिखती हैं, जो गज़ा में हो रही हैं, तो वो दिल पसीजेगा। मुझ में भी दिल है और मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब मैं वो देखता। दूसरा नुक्ता जो मैं आपके सामने रखूँगा वो ये कि हमने ये कि हर सरकार का, हर देश का कि बैरूनी पॉलिसी और अंदरूनी पॉलिसी में कनेक्शन होता ही होता है। इससे हम अ, इनकार नहीं कर सकते। ये तारीख गवाह है इस बात। फॉरेन पॉलिसी कोई वैक्यूम में नहीं बनती। तीसरा, मैं अगर आपको याद दिलाऊं, इज़राइल से रिश्ते जो शुरू हुए थे, जो शुरू किए गए थे, वो नरसिम्हा राव साहब की सरकार के दौरान किए गए थे। और क्यों किए गए थे? क्योंकि उस वक्त हमने ये महसूस किया था, भारत के जो पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने ये महसूस करना शुरू किया था कि अरब दुनिया और इस्लामी दुनिया को कोई परहेज नहीं था उन मुल्कों से या उन ममालिक से जो कि दोनों इज़राइल और फ़लस्तीन को सपोर्ट करते थे या उनसे कांटेक्ट रखते थे। और फिर दरअसल हकीकत ये है कि अगर आप तारीख देखें, अभी के हालात को अगर हम से थोड़ा पीछे हट के देखें, तो फ़लस्तीन का मसला मुझे तो लगने लगा था कि अरब और इस्लामी दुनिया के लिए एक एम्बैरेसमेंट सा बन गया था। सब इसको भूलना चाहते थे। क्या हम इससे इनकार कर सकते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे मुल्क ने इज़राइल से ताल्लुकात शुरू किए, डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू किए? इजिप्ट ने तो 1978 में शुरू कर दिए थे। तो एक हालात ये बन गई थी कि इजिप्ट ने 1978 में इज़राइल से ओपन कर लिए थे रिश्ते, और हम अपने आप को उनसे दूर रख रहे थे। तो सवाल ये, हम डिप्लोमेट्स, हम लोग आपस में पूछने लगे कि भाई ऐसा क्यों है? आज क्या हालात पे नजर डालते हैं, जो मेरी बहन ने कहा वो बिल्कुल सही कहा। क्रोध सबको आता है, गुस्सा सबको आता है जब ऐसे हालात देखते हैं जैसे गजा में है। लेकिन मैं अपने आप से सवाल ये पूछता हूं, बार बार ये पूछता हूं, अगर अंग्रेजी में आप मुझे इजाजत दें, मैं कहूं, व्हाई इज नॉट द अरब और द इस्लामिक स्ट्रीट राइजिंग in favor of the Gaza people of Gaza and the people of Palestine? Why is everyone silent? क्या अब ये हो गया है कि खाली प्रोटेस्ट सोशल मीडिया पे होती है? यहाँ पर मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ। हम जब आपकी उम्र में के थे, जो ऑडियंस जिस उम्र की है, तब सोशल मीडिया था ही नहीं। तो प्रोटेस्ट जो होता था वो स्ट्रीट्स पे होता था, डेमोन्स्ट्रेशंस होते थे। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल के नौजवान जो हैं, वो बस ट्वीट कर दिया और उससे सैटिस्फाई हो जाते हैं।
कि हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कह दिया, उससे काम नहीं चलता। डेविड कारजो साहब, ट्वीट का भी खमियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि प्रोटेस्ट करने जाते हैं, फिलिस्तीन का झंडा लेके जाते हैं, एफआईआर लेके वापस आ जाते हैं। जो मुंबई हाई कोर्ट है उसने सीपीआईएम को बाकायदा इनकार कर दिया कि वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ये देशभक्ति नहीं है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि हमारे देश में क्या मुद्दे कम हैं। तीसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ आप जाकर ऐसा कर रहे हैं। तो जब अदालतें इंसाफ न दें तो आम आदमी क्या करे? मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे ये मैंने सवाल पूछा था या ये सवाल रखा था ऑडियंस के सामने। भारत की बात आप छोड़ दें, इंडिया की बात इस वक्त हम छोड़, अरब दुनिया में क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं? अगर होते तो रोज हमारे अखबारों में छपते। वहां तो कुछ नहीं हो रहा है। चलिए, मैं चाहती हूँ प्रोफेसर ज़ोया हसन इस बात का जवाब दें, क्योंकि ये एक अहम सवाल है। मैंने कहा कि अगर इसको मुस्लिम सवाल भी माना जाए तो कमोबेश 95% आबादी इन अरब मुल्कों में मुसलमानों की है, कुछ ईसाई भी होंगे। क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? फिर मैं चाहती हूँ इस पे, इसके बाद फिर मैं हिंदुस्तान पे फोकस करूँगी, यहाँ की यंग जनरेशन। ये वाला जी, पहले तो जो आपने सवाल हिंदुस्तान की पॉलिसी के बारे में किया, अगर आप इजाज़त दें तो ब्रीफली उस पे। इसमें कोई शुबा नहीं है कि हिंदुस्तान के इज़राइल से ताल्लुकात जो हैं वो 1990s में बढ़े, और वो नरसिम्हा राव जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उनके ज़माने में हुए। मगर देखिए, इस वक्त जो पॉलिसी है वो मुख्तलिफ है, इसलिए कि ये जो शिफ्ट हुआ है ये खाली पॉलिटिकल नहीं है। इस वक्त जो इंडो इज़राइल रिलेशनशिप है वो आइडियोलॉजिकल है, और वो जो रिलेशनशिप है वो एक तरह से एक पूरा एक देयर इज़ अ commonality of perspectives between Israel and India when it comes to ethno-nationalism, the establishment of an ethnic state, the relationship between religion and state power. And I think there is a great deal of admiration in our ruling party with that kind of policy. And of course, the other big thing which is bringing India and Israel together closer is really the whole attitude towards terrorism, because our present government is majorly preoccupied with terrorism, and so is Israel. So basically, I think the Indian government's जो इंडियन गवर्नमेंट का इस वक्त जस्टिफिकेशन है, जो उनकी पूरी पॉलिसी कभी कुछ क्योंकि देखिए, अगर आप पूरे यूएन रेजोल्यूशंस को देखें तो उसमें बहुत से में इंडिया ने सपोर्ट भी किया, कभी नहीं किया, कभी एब्सटेन किया, और उसमें मतलब इनका जो पूरा वो है उसका जस्टिफिकेशन अभी भी, जो हाल में जब एब्सटेन किया था तो उस वक्त यही कहा है जो इंडियन एम्बेसडर हैं यूएन में, कि भाई एक इशू टेररिज्म का सबसे बड़ा इशू है। तो वो पूरे हम लोग हिंदुस्तान में पैलेस्टाइन के मामले को टेररिज्म के लेंस से देख रहे हैं, और उसमें हमको लगता है हम में और इज़राइल में एक अब आपका जो सवाल है कि ये देखिए, ये तो आपने शुरू ही में कहा कि ये ज़ाहिर है पैलेस्टाइन ही मुस्लिम इशू तो है ही नहीं। ये तो ह्यूमन राइट्स का इशू है, जस्टिस का इशू है, ये इक्वालिटी का है, और एक तरह से कॉलोनियल ऑक्यूपेशन को ख़त्म करने के लिए, देखिए कॉलोनियल आखिरी जो एक तरह से कॉलोनियल आउटपोस्ट था वो साउथ अफ्रीका था, वो ख़त्म हुआ। अब उसके बाद खाली फ़िलिस्तीन ही बचा है जहाँ अभी भी एक तरह से कॉलोनियल प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये तो पूरा जो इसमें जो पूरा कैंपेन है वो इसके ख़िलाफ़ है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि तो ये मुस्लिम इशू तो है ही नहीं, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में और हमारी सरकार ने इसको इसी नज़रिए से देख रहे हैं, जैसे वो उर्दू को समझते हैं कि वो मुसलमानों की ज़बान है, जबकि उर्दू मुसलमानों की ज़बान खाली नहीं है। इसी तरह से वो फ़िलिस्तीन को अनफॉर्चुनेटली एक मुस्लिम इशू समझ रहे हैं, बिल्कुल भी ये मुस्लिम इशू नहीं। और तीसरी बात ये है जो आपने उठाई कि अरब मुल्कों में क्यों नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए, एक तो मुझे लगता है कि ये हम तो कम से कम मुकाबला नहीं करेंगे हिंदुस्तान का अरब के मुल्कों से। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है, और एक बहुत बड़ी और इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी है,
और हमारी एक पूरी तारीख़ है और उस तारीख़ में हमने हमने हमारे मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा एंटी कॉलोनियल फ्रीडम स्ट्रगल हुआ और जो हमारी जो पॉलिसी फ़िलिस्तीन की तरफ थी वो उसका एक तरह से कंटिन्यूएशन था। और किसने सबसे पहले फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में आवाज़ उठाई? महात्मा गांधी ने, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने। और तो ये तो इसको तो हमें उससे देख तो हम अरब मुल्कों से तो अपने को बिल्कुल वो ऑटोक्रेसीज हैं, वो बिल्कुल अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ डेमोक्रेसी का कोई जिक्र नहीं है। ज़्यादातर मुल्कों में डेमोक्रेसी है ही नहीं, मगर हमारे मुल्क में हम लोगों की ये खुशकिस्मती है कि हमारी डेमोक्रेसी पिछले 78 साल से डेमोक्रेसी है जो ज़्यादातर हमारे नेबरहुड में नहीं है। तो अरब मुल्कों को तो छोड़िए, हमारे नेबरहुड में भी साउथ एशिया नेबरहुड में नहीं है। तो जो कि अगर अरब मुल्कों में नहीं हो रहा है तो उनके यहाँ तो ज़ाहिर उसको हमें ज़ाहिर वो जो मुल्क हैं वो लोग तो अलाउ नहीं कर रहे हैं ना, उनके यहाँ तो बिल्कुल वो परमिट ही नहीं करते हैं डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट वगैरह। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ भी प्रोटेस्ट हुए हैं, थोड़े बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं, केरला में हुए हैं, महाराष्ट्र में हुए हैं, दिल्ली में हुए हैं, कश्मीर में हुए हैं, छोटे मोटे यूपी वगैरह में भी हुए हैं। मगर जब भी देखिए प्रोटेस्ट होते हैं, और आप लोगों को सबको मालूम है, आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि अभी हाल में ही 19 तारीख को एक कोशिश की गई थी नेहरू प्लेस में, कुछ बहुत ही अच्छे सिटीजन्स ग्रुप्स ने एक प्रोटेस्ट करने की कोशिश की नेहरू प्लेस में। वो एक पब्लिक प्लेस था और उनका आइडिया ये था कि एक पब्लिक प्लेस में प्रोटेस्ट करें तो और लोग सुनेंगे पैलेस्टाइन के बारे में, अगर उनको नहीं मालूम है तो कुछ उनके नॉलेज में आएगा। मगर 10 मिनट के अंदर लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस आ गई, और पुलिस ने फ़ौरन वही सवाल जो वो हर जगह करते हैं कि आपने परमिशन ली। अब ये तो किसी को नहीं मालूम था कि आप नेहरू प्लेस में भी अगर 70-80 लोग जमा होंगे तो उनको भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए एक फेयर है और एक तरह का इसके, क्योंकि अब इसको एक मुस्लिम इशू देखा जा रहा है, तो जिस तरह से मुसलमानों को बहुत सी चीज़ों में इजाज़त नहीं है प्रोटेस्ट करने की, तो अब क्योंकि पैलेस्टाइन भी एक मुस्लिम इशू बन गया तो इसमें भी लोगों को इजाज़त नहीं दी जा रही है। मगर आखिर में मैं बात ये कहूँगी कि देखिए एक अगर हम लोग इसको एक ग्लोबल नज़रिए से तो देखें तो इसमें बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी मेरे ख़्याल में 1 जून को तकरीबन 5 मिलियन लोगों ने 100 शहरों में, न्यूयॉर्क से लेके बर्लिन से लेके जकार्ता तक बेइंतहा और बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। और अच्छी बात यह है कि इन सब प्रोटेस्ट का उन मुल्कों की सरकारों पे असर हो रहा है, और हम सब लोगों ने नोटिस किया है कि पिछले 1 महीने में वेस्टर्न मुल्कों का पूरा रवैया बदला है, स्टार्टिंग विद फ्रांस, उसके बाद ब्रिटेन और इवन जर्मनी, विच आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट for obvious historical reasons of historical guilt, have been the biggest supporters of Israel। वहाँ पर भी है, बल्कि अब बात तो इतनी पहुँच गई है कि ये जो पूरा इशू आर्म्स का है, आर्म्स सप्लाई का, वो कुछ हद तक, और आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी ने ये कहा हाउस ऑफ कॉमन्स में कि उन्होंने कुछ हद तक जो आर्म्स जो वो सप्लाई करते हैं उसको कम किया है। तो मेरे ख्याल में प्रोटेस्ट का बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है। देखिए, और पैलेस्टाइन जो एक अच्छी बात है, वो एक उसमें पब्लिक ओपिनियन बदला है, और वो पब्लिक ओपिनियन अब गवर्नमेंट्स के ऊपर भी उसका असर हो रहा है, और हिंदुस्तान अनफॉर्चुनेटली आउटलायर है इसमें। जी हाँ, शुक्रिया। निधि जी, अब मुझे ये बताइए, फ़िलहाल सवाल तो मैं प्रोफ़ेसर ज़ोया हसन से पूछना चाहती थी, लेकिन आप ही की तरफ इशारा करते हुए इस सवाल का, वो ये कि जब हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को ये पढ़ा रहे होंगे कि जब हम और आपके जैसे लोग पत्रकार थे या बाकी ये दूसरे पेशों से बैठे हुए लोग हैं, कि अंडर आवर वॉच, हमारे देखते देखते, हम चाहे हिंदुस्तान में बैठे हों और ये फ़िलिस्तीन में हो रहा हो, लेकिन हर शहरी की अपनी एक ताकत है, और एज़ जर्नलिस्ट हम ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल अपने को कम से कम मानते हैं कि हम आम शहरियों से हमारे पास ज़्यादा ताकत होती है, अपनी बात कहने की या बात सुने जाने की हमें उम्मीद ज़्यादा होती है। तो जब फ्यूचर जनरेशन्स को हम ये पढ़ाएंगे कि फ़िलिस्तीन में क्या हो रहा था,
तो हम क्या कहेंगे, उन्हें क्या बताएँगे कि हम क्या देख रहे थे, हमने क्या किया? आपको लगता है कि इंसान के तौर पर हिंदुस्तानी होने के नाते, सहाफ़ी होने के नाते, क्या हमने अपना किरदार और अपना फ़र्ज़ अदा किया फ़िलिस्तीनियों के लिए, इंसानियत के लिए? तो इसमें किसी भी स्थिति में शायद दो जो चीज़ें होती हैं कि एक, क्या मैं खुद को इसके लिए ज़िम्मेदार मानूँ, या फिर मैं मेरी मेरी एक भूमिका है इसमें। तो हम सबकी भूमिका है इसमें, है हम सबकी हिस्सेदारी भी है इसमें, और इसलिए ये बात हर तरफ पहुंचनी भी चाहिए, और हर किसी को अपनी बात इस तरह से कहनी भी चाहिए कि बंदूक और इंसान के बीच आप किस तरफ खड़े हैं। ये बहुत बुनियादी सवाल है, चाहे वो थियानामेन स्क्वायर का हो, या यूक्रेन को लेकर हम कह सकते हैं, या फिलिस्तीन को लेकर, तो साफ साफ दिखला ही पड़ रहा है। और ये जो ये जो हमारा मॉरल डैशबोर्ड है, इस पर हम किस तरफ अपना स्विच दबा रहे हैं, ये शायद सबसे बुनियादी सवाल है, जहाँ से चीज़ें तय होनी शुरू होती हैं। तो उसको लेकर भी, क्योंकि हम इज़राइल या फ़लस्तीन को हिंदुस्तान में कितने लोग जानते होंगे, ये एक सवाल है। हम इसका एक बहुत ही वाइल्ड गेस या इंटेलिजेंट स्पेकुलेशन कर सकते हैं, कितने लोग जानते हैं। 23 करोड़ लोग बीजेपी को वोट देते हैं इस देश में, तो कितने लोग हैं जो इज़राइल फ़लस्तीन के बारे में कोई स्टेटेड पोजीशन रखते हैं? तो मेरे ख्याल से कोई नहीं रखता, किसी को कुछ पता नहीं है। वो सिर्फ इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि मुझे अरफा पसंद नहीं है, तो मुझे अब अरफा को कुछ करने के लिए वो शैडो बॉक्सिंग मुझे करनी है, तो मैं उसको बोलूँगा कि देख, फ़िलिस्तीन में जो हो रहा है, इज़राइल जो है मजबूत है। मैं इस तरह से, हमारी जो बातचीत, हमारे जो घरों में डिस्कशंस होते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में हो रहा है, वो इस आधार पे ये हो रहा होता है। तो दरअसल हम उसके बहाने अपनी भड़ास या अपनी दिक्कतों को जो है सामने दिखलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अपने बच्चों से क्या कहेंगे? तो शायद ये कहना चाहिए कि और लोगों से मिलना चाहिए, जैसे कि वार्ष्णेय की जो गुजरात पे किताब है कि जिन शहरों में दंगे कम हुए या नहीं हुए, उन शहरों के बच्चे आपस में खेलते रहे, तो वहाँ दंगे कम हुए। उनके लोग आपस में कारोबार करते रहे, वो लोग मिलते जुलते रहे, तो वो कम हुआ। क्योंकि हम ये इसको जो अ, हथियार बनाते हैं या औजार बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम शायद आपस में कहीं असहज, तो वो असहजता जब दूर होगी, तो शायद हम उसके बारे में ज़्यादा मानवीय हो पाएंगे। तब हमको लगेगा कि फ़िलिस्तीन के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, और कहीं के भी बच्चे हमारे बच्चे हैं। कहीं के लोग भी जो तकलीफ़ में, वो हमारी तकलीफ़ें हैं। मतलब वो तब हो पाता है, जैसे एक कविता है हमारे रायपुर के विनोद कुमार शुक्ला की, कि जिसमें वो जब दुनिया से कहीं विदेश जाएंगे तो पूरे देश की फिक्र होगी कि उसमें सबके पास खाना है कि नहीं है, या दुनिया में कहीं बाहर जाएंगे तो फिर सोचेंगे कि पूरी पृथ्वी में खाना है कि नहीं। तो उस तरह से तभी सोच पाते हैं जब हम इस बाइनरी से बाहर आ पाते हैं। तो ये शायद ज़रूरी है बच्चों से बात करना इसके बारे, और उनको बताना है इसके बारे में। शुक्रिया आपका। बिल्कुल, बस आखिरी 1 मिनट मेरे पास बाकी है, और मुझे लगता है कि कंसेंसस हाउस का ये है कि लास्ट फ्यू वर्ड्स शुड बी फ्रॉम सबिका। अ, मुझे लगता है हाउस ये चाहता है कि आखिरी जो लास्ट फ्यू वर्ड्स शुड बी गिवन टू सबिका। तो मुझे याद आया गुजरात से निधि जी कि पहले मेरे कमेंट्स के नीचे ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या कभी यूट्यूब के वीडियोस के नीचे पहले लोग कहते थे कि ज़्यादा मत बोलो, गुजरात बना देंगे। मतलब वो धमकी देते थे कि हम गुजरात कर देंगे तुम्हारे साथ। आजकल ये मुहावरा भी बदल गया है, वो कहते हैं ज़्यादा मत बोलो, गज़ा बना देंगे। सो दिस इज़ द वर्स्ट दे कैन डू टू ह्यूमंस, टू मुस्लिम्स। एंड जब सामने एक मुस्लिम औरत नज़र आती है तो फिर उनका जो एक बहुत ही वायलेंट जो स्ट्रीक है, वो बिल्कुल मैं कहूँगी कि एक अपने चरम पर नज़र आती है। तो सभी का यही आखिरी सवाल मैं आपके साथ भी पूछना चाहती हूँ, तमाम लोगों के बिहाफ पर भी, कि ये ठीक है, ये सियासी सवाल है, काजू साहब कहेंगे कि ये मफाद का सवाल है, नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है। हर तरह के सवालों के साथ साथ ये हमारे अखलाक, शराफत, इंसानियत, मोरालिटी, किसी भी आप भाषा का इस्तेमाल करें, ये उस सब का भी सवाल है। क्या इंसानियत अपना फ़र्ज़ अदा कर रही है? क्या हिंदुस्तानियत अपना फ़र्ज़ अदा कर रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये जो 1 डेढ़ मिनट है उसमें बस 2 3 बातें बोलेंगे। देखिए, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्हें पहले से पता है कि क्या करना है और कैसे करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने देखा है, एक पूरी तारीख़ देखी है, वो लोग सड़कों के ऊपर आए हैं। क्योंकि हम एक मज़दूर मोहल्ले, मज़दूर घर से भी आते हैं, तो हम लोग बचपन से यूनियंस देखी हैं और पैम्फलेटें देखी हैं, और देखा है कि हर मुद्दों के ऊपर लोग एकजुट हुए हैं, सड़कों पे आए हैं।
सामरा में कुछ हुआ तो खून से सिग्नेचर करके भेजा गया, और खैर हम अरबी मुल्कों से तो क्या ही तवक्को रखें, वो खुद ही जेनोसाइड्स कमिट कर रहे हैं यमन में, सूडान में, तो उनसे तो हम क्या ही तवक्को रख सकते हैं। लेकिन जो हमारे साथी हैं और हमसे छोटे, हम बस उनसे 2-3 बात कहेंगे जो कि सियासत के तौर पे है। यकीनन सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे लिख देने से प्रोटेस्ट नहीं होता है, लेकिन बस इतना कहना चाहेंगे कि ये जो मौका है वो पॉलिटिकल कमिटमेंट का मौका है, और कभी भी पॉलिटिकल कमिटमेंट और सॉलिडारिटी बिना पर्सनल रिस्क के नहीं आती है। असल में क्या हुआ है कि हम लोग अपनी ज़ात में और ज़ाती तौर में और ज़ाती परेशानियों में सरकार और कैपिटलिज्म, सरमायादारी ने हमें इस तरीके से मुब्तला कर दिया है कि हम अपने आईटी नौकरियों में या अपने ज़ाती जो हमारे एस्पिरेशंस हैं, उनमें हम इतना खो गए हैं कि कौम को क्या ज़रूरत है उसके बारे में हम भूल गए हैं, और हम पर्सनल रिस्क लेना भूल भूल चुके हैं। तो ज़रूरी है, हाँ, एफआईआर होती हैं, हाँ, सड़कों पे हम होते हैं, हमारे कितने दोस्त हैं जो जेलों में मौजूद हैं क्योंकि उन्होंने हक की आवाज़ उठाई, मोहब्बत और न्याय की बात की हो, चाहे वो उमर हो, चाहे गुल हो, चाहे कोई भी। कितने सारे दोस्त हमारे भीमा कोरेगांव के जो अभी भी जेल में हैं, और आज तक बस्तर से लेकर कश्मीर तक कहीं भी किसी को भी उठा लिया जाता है। तो बस मेरे भाई-बहन और सब लोग बस इतनी बात का ध्यान रखें, जो हमारा पॉलिटिकल कमिटमेंट है, उसको हमें नहीं भूलना है और सड़कों के ऊपर उतरते रहना है, क्योंकि यकीन मानिए जैसे बीडीएस मूवमेंट है, प्लीज़ उसको बहुत सीरियसली लीजिए। बहुत ज़्यादा बॉयकॉट के मूवमेंट को सीरियसली लीजिए। हम बताइए, यूपी के गाँव तक बॉयकॉट मूवमेंट पहुँचा है। लोग कह रहे हैं ना कि शायद लोगों को इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बारे में नहीं पता है, मगर यूपी के गाँव तक में कोका कोला नहीं चलती है अब। हम गाँव की बात करें, अभी मुहर्रम में अपने गाँव से लौट कर आए, कहीं मजलिस के हिस्से में ठंडे में आपको इज़राइली चीज़ नहीं मिलेगी। मेरे मोहल्लों में लोगों ने अमेज़न वगैरह से ऑर्डर करना भी बंद कर दिया है। तो हर तरीके से लोग मुहिम कर रहे हैं। हम बस एक छोटी-सी कविता से अपनी बात ख़त्म करेंगे। पहले वो एक आ जाता है कार्टून फिर वो एंड जी। अब मैं I don't want to leave a misunderstanding. As far as foreign policy is concerned, as far as my experience is the defense of national interest. As far as India's domestic situation is concerned, my commitment to the Constitution of India and its values is complete. और ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मेरी नज़र में हम सबको, जिसके पास भी बोलने की क़ुव्वत है, लिखने की क़ुव्वत है, सड़क चौराहे के ऊपर नहीं तो अपने घरों में ही, अपने ड्राइंग रूमों में ही सही, ऐसी नशिस्तों में सही, ऐसे प्रोग्रामों में सही, और ख़ासकर उर्दू ज़बान जो कि ज़बान इनकलाब व बेबाकी है, उसमें जितना हम लिख सकें और बोल सकें तो प्लीज़ लिखते और बोलते रहिए, ये हमारी आपसे गुजारिश है। क्योंकि जब तारीख़ लिखी जाएगी तो शायद हम में से कोई भी तारीख़ के गलत पहलू में नहीं होना चाहेगा। तो ये नज़्म हमने रफ़ात के लिए लिखी थी और इसका नाम है वो कवियों का कत्ल क्यों करते हैं। वो कवियों का कत्ल क्यों करते हैं, ढूंढ ढूंढ कर, फ़ौजें भेज कर, गोलियों से, बम से, वो कवियों का कत्ल क्यों करते हैं। वो कवियों का कत्ल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें खौफ है, खौफ गोली बारूद का नहीं, ख्वाबों का। उन्हें खौफ है अटूट कलम की रवानी से, उन्हें खौफ है कि कोई अपनी शायरी में इनकलाब लिख देगा, कोई आज़ादी से काफ़िया जोड़ देगा, दास्तान ज़ुल्म सुना देगा, मगर अनजान है वो इस बात से कि कवियों को मारने से कविताएं नहीं मरती। कविताएं अमर हैं, ऊंचे पहाड़ों के सीनों में गुदी, आसमानों में लिखी, पलकों पे बसी, रीढ़ की हड्डियों में पेवस्त हुई, रफ़ात की उड़ती पतंग पर लिखी, नदी से दरिया तक और दरिया से समुद्र तक ये कविताएं मौजें मारती हैं, फिर समुद्र को कौन हरा सका है। कवियों के कत्ल की साजिश की जाती है, फ़ौजें जमा की जाती हैं, बम और गोलियां तानी जाती हैं, मगर कवि के सीने में लगी हर एक गोली एक नया हर्फ है, एक नया जुमला जिसे कवि अपनी नज़्म में पिरो लेगा। कत्ल किए हुए कवियों का खून कभी ठंडा नहीं होता, वो बहता रहता है। सरसरी कविताओं में सुर्ख गुस्से से, इतराहट से उनकी सांसें बंद नहीं होती, वो चलती रहती हैं। धुगधुगाती रेल सी उन मिसरों में जो मुर्दगी को रूह बख्श दें, उन मख्तों में जो उम्मीदों का अक्स बने, भीड़ की पुकार में, यलगार में, दिल दिलदार में। और वो घबरा घबरा कर कवियों का कत्ल करते हैं, घबरा घबरा कर कवियों का कत्ल करते हैं, इस हकीकत से अनजान कि कवि मरते नहीं, मारे जाते हैं मगर मरते नहीं। तारीख़ मारी जा सकती है, ज़मीर मारे जा सकते हैं, मगर कवि नहीं, कविताएं नहीं। कवि सूरत हक़ सदा ज़िंदा हैं, उनके अशार बिला शक सदा ज़िंदा हैं। शुक्रिया।
उनके अशार ज़िंदा हैं और हमारा ज़मीर ज़िंदा है। मैंने कई बार जज़्बात को बहुत नेगेटिव लाइट में, मुझे खुद बड़ा अजीब लगा कि मैंने क्यों कहा। मुझे लगा कि इंसानियत तो तभी ज़िंदा है जब हमारे जज़्बात ज़िंदा हैं, और जज़्बात ज़िंदा होना किसी कमज़ोरी की नहीं, मज़बूती की निशानी है कि इस पत्थर भरी दुनिया में अगर आपका दिल धड़कता है तो ये तो खुशी की बात है। तो पहली बार मैं कई साल से मैं वायर के साथ जुड़ी हुई हूँ। वायर मेरा घर है। जी, ज़रूर। वायर मेरा घर है, लेकिन आज उन दिनों में से एक दिन है जबकि मुझे बहुत फ़ख्र हो रहा है कि मैं इस घर का, इस ऑर्गेनाइज़ेशन का हिस्सा हूँ, जहाँ इतनी अच्छी डिबेट हो सकती है, जहाँ अभी भी इतने अंधकार भरे हुए दुनिया और हिंदुस्तान में, जहाँ लब खोलने पर एफआईआर होती है, जहाँ इंसाफ की बात करने वाले जेल में बैठे हुए हैं, जहाँ पॉलिटिशियंस को पॉलिटिक्स करने की इजाज़त नहीं है, वोटरों से उनका वोट देने का हक छीना जा रहा है। ऐसे में भाई, चाहे छोटी सी ही सही, ये शम्मा हमने जिसको, उसकी हिफाजत करने का हम ये काम कर रहे हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और साथ साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि हमें आपकी मोहब्बत के अलावा आपकी सपोर्ट भी चाहिए। और आप जानते हैं कि इस इवेंट को करने के लिए हमने आपसे कोई फ़ी चार्ज नहीं की। एंट्री हम फ्री रखना चाहते हैं, जैसे हमारा जर्नलिज्म फ्री है। ना तो सरकार से हम डरते हैं, ना किसी सेठ से डरते हैं। इसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारी कलम और हमारा माइक आज़ाद है, इसी तरह आपका भी आना जाना लगा रहे। एंट्री हमेशा फ्री होगी, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि अपनी मोहब्बत के साथ साथ आप अपनी सपोर्ट हमें देते रहेंगे, क्योंकि ये रिसोर्सेज काफ़ी लगते हैं। मेहमानों को बुलाया, सारा हमने ऑर्गेनाइज़ किया, तो ये मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। मुझे लगता है कि आप लोग मेरी तरह से मुशायरा सुन के ही वापस जाएँगे। 5:30 बजे मुशायरा है, और उससे पहले 2 और उसके बीच में प्रोग्राम्स हैं। और आप कुछ कहना चाहते हैं? हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पे कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, नहीं, न मैं शायरी से बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन अब अल्लामा मुझे माफ़ करेंगे अगर एक शब्द का मैं फेरो-बदल कर दूँ। और वो मुझे ये याद बहुत दिनों से लब पे है कि अगर फ़लस्तीनियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है? कोहे गम टूटा तो क्या गम है, ये खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। आ, बस आखिर में वायर का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उर्दू फेस्टिवल किया, और उम्मीद है कि ये उर्दू फेस्टिवल अक्सर होगा। खाली आप अपनी 10 साली सालगिरह पे नहीं करेंगे, और उम्मीद है कि अगले साल और और क्योंकि आपको सपोर्ट तो हासिल है, तो बस हम लोग उम्मीद करते हैं कि वायर ने ये जो बहुत अच्छी पहल की है, ये चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।